अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कम्पिटिटिव माइंडसेट। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स का डेफिनेशन और ये समझेंगे कि यूनिवर्स बना कैसा है, और ये इसमें समझेंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमारी यूनिवर्स के बारे में क्या कहता है। इसी तरह हम कॉस्मिक टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है, जब एक बिग बैंग हुआ तो उसके बाद जितने भी स्टेजेस आते हैं कि उसमें सबसे पहले एनर्जी रिलीज़ हुई, फिर डार्क एज आया, फिर स्टार्स बनने लगे, फिर जो है ना लाइट एटम्स बनने लगे, एटम्स के बाद जो है ना एलिमेंट्स बनने लगे, उसके बाद स्टार्स बनने लगे, गैलेक्सीज बनने लगे। इस टाइम पीरियड, ये जो कॉस्मिक टाइमलाइन है, इनको पढ़ेंगे। ये कायनात आखिर कितना बड़ा है, इसका कुछ हद तक जो है ना उसको स्टडी करेंगे। क्या ये कायनात अभी भी फैल रहा है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो इन सब को स्टडी करने के लिए आज का लेक्चर हम तकरीबन 50 से 60 मिनट तक लेंगे। आज अगर आप ये टॉपिक समझोगे तो दोबारा आपको कभी बिग बैंग या डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हद तक डिटेल में हम आज यूनिवर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो चलो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं चैनल के बारे में बात करूँ तो ये एक कम्पिटिटिव माइंड सेट, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग को हम इस तरह कम्पिटिटिव करें, मतलब हम अपने दिमाग को एज ए कम्पिटिटिव माने। मतलब जितने भी कम्पिटिटिव लेक्चर्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। हमारे पास अगर CSS का एग्ज़ाम है, PSC का एग्ज़ाम है, PPSC का एग्ज़ाम है, इनकी जितनी भी तैयारी है वो इस चैनल में कराई जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ टीचर्स हैं जो आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपकी मदद करेंगे, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हो, चाहे वो कंपलसरी में हो। तो यूनिवर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले लाइट को पढ़ना होगा, लाइट ईयर को पढ़ना होगा। जब स्कॉलर्स यूनिवर्स को स्टडी कर रहे थे तो ये यूनिवर्स इस हद तक बड़ा है कि वो इसको समझने के लिए क्या करते थे, लाइट ईयर्स का यूज़ करते थे। लाइट ईयर का क्यों यूज़ करते हैं, लाइट ईयर क्या है, ये अभी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जब हम इस लाइट ईयर को समझ लेंगे तब जो है ना आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स को स्कॉलर्स ने कैसे स्टडी किया है। तो चलो इन सब को छोड़ो, हम अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं, अपने बोर्ड की तरफ। तो हमारा कंसेप्ट है किस चीज़ के बारे में, लाइट ईयर। लाइट ईयर, चूँकि ये कायनात बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट को क्या करना पड़ता है, वक्त, स्पेस एंड टाइम को समझना होगा। स्पेस एंड टाइम को समझना होगा। इस स्पेस और टाइम को समझने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। चूँकि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो सबसे स्पीड डिस्टेंस जो तय करता है पर सेकेंड या पर ईयर में, वो है लाइट। लाइट is the fastest thing in the universe। सही है। तो हमारी यूनिवर्स में जो सबसे स्पीड मूव करती है वो है लाइट। लाइट जो है ना वो 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर फासला तय करता है। सिर्फ 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर फासला
तय करते हैं। ये तकरीबन मिलियन में 186 पर सेकेंड। सही है। तो लाइट जो है ना वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर सफ़र तय करता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस लाइट का यूज़ करते हुए यूनिवर्स को मेजर करने की कोशिश की। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, साइंटिस्ट यूज़ लाइट ईयर इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। सही। तो जितने भी हमारे स्कॉलर्स थे वो यूनिवर्स को समझने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, लाइट ईयर का यूज़ करते, लाइट ईयर्स का यूज़ करते थे। तो अगर जो लाइट ईयर है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर सफ़र तय करता है, तो अंदाज़ा लगाए कि लाइट तकरीबन 1 साल में कितना फासला तय करता होगा। लाइट ईयर 1 साल में, 1 ईयर में, 1 साल में तकरीबन 9.45 ट्रिलियन किलोमीटर सफ़र तय करता है। इसको अक्सर इस तरह लिखा जाता है 10 की पावर 12। 1 साल में लाइट जो है ना वो इस हद तक बड़ी फासले को क्या करता है, तय करता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, इस लाइट ईयर्स को यूज़ किया है एज ए किस चीज़ को स्टडी करने के लिए, यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। चूँकि कोई और चीज़ हमारे यूनिवर्स में इस हद तक तेज़ सफ़र नहीं कर सकता है और लाइट ईयर जो है ना इस हद तक तेज़ सफ़र तय कर सकता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, लाइट ईयर को यूज़ किया एज ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो सही है। अगर हम यूनिवर्स को समझते हैं तो लाइट को भी सफ़र करने में वक्त तो लगता है, टेक टाइम। सही है, टेक टाइम टू ट्रेवल। सही है, लाइट को भी क्या क्या करना पड़ता है, वक्त। सही, लाइट को भी वक्त चाहिए जब वो ट्रेवल करता है। व्हेन वी सी अ स्टार 15 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। सही है, जब हम किसी स्टार को देखते हैं कि एक स्टार हमसे तकरीबन 15 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम कहें कि हमसे जो है ना एक जो है ना स्टार है वो 15 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स पुरानी है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम वापस अपने स्लाइड की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखो, सही है। तो लाइट ईयर को समझने के लिए अगर हम लाइट ईयर को समझने की कोशिश करें, अगर हम कहें कि कोई सितारा है, सही, कोई स्टार है, चूँकि हमसे 15 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है, मतलब हमसे कोई स्टार है चूँकि 15 मिलियन लाइट ईयर दूर है। तो असल में हम इस स्टार को जो देख रहे हैं किसी टेलीस्कोप या किसी भी चीज़ से, ये हम तकरीबन 15 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, क्योंकि अगर कोई रोशनी है, कोई लाइट है, वो किसी स्टार तक
किसी स्टार तक पहुंचने में 15 बिलियन लाइट ईयर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार जिसने रोशनी निकाली है ये 15 बिलियन लाइट ईयर पुरानी तस्वीर है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर ये सूरज है, सूरज है और ये हमारी ज़मीन है, सही है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, सही है। अब सूरज से जो रोशनी पहुंचती है हमारी अर्थ तक, ये तकरीबन 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचती है, सही है, 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचती है। अब मुझे ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल अब सन के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है कि हमसे सन जो है ना कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ना वो सन की रोशनी को क्या करे, ब्लॉक कर दे अर्थ से, तब भी 8 मिनट तक हमें ये लगेगा कि अभी भी सूरज हमें दिख रहा है। लेकिन असल में जो 8.22 सेकेंड से मुराद कि ये रोशनी की स्पीड, ये देखो आप 8.3 लाइट मिनट्स फ्रॉम द सन, कि सूरज की रोशनी जो है ना वो 8 मिनट लाइट ईयर में आ रही है, सही है, लाइट मिनट में आ रही है। जो लाइट मिनट, ये आम मिनट नहीं है, ये लाइट मिनट है कि ये जो रोशनी सन से हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, इसका मुराद कि ये रोशनी तकरीबन 8 लाइट मिनट में आ रही है, सूरज की रोशनी की स्पीड से आ रही है, सही है। तो अगर सन और अर्थ के दरमियान कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि सूरज जो है ना खुदा न खास्ता बुझ जाए, ख़त्म हो जाए, तभी 8 मिनट तक हमें ये लगेगा कि ये सन अभी भी हमें दिख रहा है और इसकी रोशनी हम तक आ रही है। लेकिन जब 8 मिनट गुजर जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि असल में तो सूरज गायब हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो 15 बिलियन लाइट ईयर की मैंने बात की कि कोई सितारा है हमसे 15 बिलियन लाइट ईयर दूर है, तो इससे मुराद ये हम 15 मिलियन लाइट ईयर पुरानी क्या देख रहे हैं, सितारे को देख रहे हैं जिसने रोशनी निकाली थी, सही है। तो इसी वजह से वो क्या है, एक पुराना वक्त का स्टार है, ये आज के वक्त का नहीं है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि सूरज जो है ना वो हमारे अर्थ से 8.3 लाइट मिनट दूर है, और इसी तरह जो 320 लाइट ईयर जो है ना वो नॉर्थ स्टार हमसे क्या है, दूर है। इसी तरह 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स हमसे एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है, जो हमारे सबसे करीब वाली गैलेक्सी, वो तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट हमसे दूर है। इसी तरह जो प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है, जो सबसे क्लोजेस्ट नाइबर स्टार है हमारा, वो तकरीबन 4.3 लाइट ईयर्स हमसे, हमारी अर्थ से दूर है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, ये तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। इसी तरह अगर हम बात करें द ओल्डेस्ट गैलेक्सी आवर फाउंड कॉल्ड GNZ11, ये तकरीबन हमारी ज़मीन से 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स हमारी अर्थ से दूर है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिवर्स का डेफिनेशन करते हैं, चूँकि हम समझ गए कि यूनिवर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दोबारा रिवीजन करवाऊँ कि जो लाइट है, लाइट जो है ना हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज़ रफ्तार करती है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में, उसमें जो सबसे तेज़ रफ्तार है वो लाइट का है। तो स्कॉलर क्या करते हैं, स्कॉलर यूनिवर्स को समझने के लिए क्या करते हैं, लाइट ईयर्स का यूज़ करते हैं। तो लाइट जो है ना 1 सेकेंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर सफ़र करती है, और एक साल में ये तकरीबन 3.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 एक साल में सफ़र करते। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाओ कि जो लाइट है उसका स्पीड कितना ज़्यादा होगा। अब जो लाइट है वो तकरीबन सन से जब हम हमारी ज़मीन तक आती है, अब सन से हमारी ज़मीन तक का जो फासले होता है तकरीबन 15 मिलियन किलोमीटर दूर है।
तो ज़ाहिर है तो जो सन की रोशनी हमारे ज़मीन तक पहुंचती है तकरीबन 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचती है। अब 8 मिनट 22 सेकंड लाइट मिनट में पहुंचती है, सही है, लाइट मिनट में, सही है, मतलब 8 मिनट में जब सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है तो ये लाइट मिनट है, कोई आम घड़ी वाला मिनट नहीं है कि लाइट जितनी स्पीड से पहुंचती है उस स्पीड की बात की है। तो ये 8 मिनट जो है ना, अगर मैंने कहा था अगर सन और ज़मीन के दरमियान कुछ आ जाए और या सूरज बुझ जाए, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा, सूरज की रोशनी हम तक आएगी तो हमें लगेगा कि अभी भी सन है। असल में जो है ना, अगर ये 8 मिनट गुजर जाए, वो रोशनी हम तक पूरी आ जाए, तब हमें सूरज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पुराना 8 मिनट है वो पुराना फास्ट वाला 8 मिनट हमें दिख रहा था, जिसकी वजह से हमें सूरज दिख रहा है। असल में वो सूरज 8 मिनट पहले ही गायब हो गया था। इसी वजह से अगर कोई स्टार हमसे 15 बिलियन लाइट ईयर दूर है, अगर जब हम उस टेलीस्कोप से उस स्टार को देखते हैं तो वो स्टार जो रोशनी हमारी नज़र तक पहुंच रही है वो असल में 15 बिलियन लाइट ईयर पुरानी है। बहुत पुरानी तस्वीर है वो जो हम तक नज़र आ रही है। ये बहुत ही पुरानी, क्योंकि ये लाइट ईयर जो है ना वो बहुत पुराना तस्वीर दिखाती है। जब वो रोशनी हम तक पहुंच जाती है उसके बाद हो सकता है वो स्टार या वो गैलेक्सी वहाँ पे मौजूद ही ना हो, सही है। इसी वजह से ये लाइट की स्पीड जो है ना, जो बहुत दूर की चीज़ होती है वो हमें पास्ट की चीज़ दिखाती है, प्रेजेंट की नहीं दिखाती है। तो चलो अभी यूनिवर्स को समझते हैं। हमने लाइट को समझ लिया। जब हमने लाइट को समझ लिया तो अब हम समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स, असल में यूनिवर्स क्या है। तो इस यूनिवर्स को अभी हम समझते हैं। चलो अपने बोर्ड की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि यूनिवर्स का डेफिनेशन क्या है। द universe is the and the universe is the entity that contains all space, time, matter, energy, and the physical law that govern them। सही। यूनिवर्स को समझो। यूनिवर्स क्या है? ये एक एंटिटी है जिसमें जितने भी स्पेसेस है या वक्त है या जितने भी मैटर है जिसको हम मादा कहते हैं या जितना भी एनर्जी है और जो फिजिकल लॉ है, जितना भी नेचुरल जो प्रोसेसेस है जो असल में इस यूनिवर्स को चला रहा है, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। सही। यूनिवर्स मतलब जितना भी हमारे पास जितने हमारी आँखें, जहाँ तक हमारी आँखें पहुँच रही है, या जितने भी इसमें एनर्जी है, जितने भी इसमें मैटर्स है, मतलब प्लैनेट्स वगैरह, स्टार्स वगैरह, ब्लैक होल वगैरह, ब्लैक एनर्जी वगैरह, जितनी भी चीज़ें हमारी यूनिवर्स में जो, और इसी तरह यहाँ का जो फिजिकल लॉ है, जितना भी नेचुरल लॉ है, ये जो इस यूनिवर्स को चला रहा है, इन सब को क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। अब देखो, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, अब यूनिवर्स है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अब देखो, the region from which light has had time to reach us since the Big Bang
जो रोशनी हमें पहुंच रही है, सही है, जो रोशनी हमारी आँखों तक पहुंच रही है वो असल में यूनिवर्स वहाँ तक महदूद नहीं है, सही है। यूनिवर्स सिर्फ इतना नहीं है कि हमने लाइट ईयर से या किसी चीज़ से जो है ना, जब हमने यूनिवर्स देखा, जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने टेलीस्कोप या जिस हद तक हमने लाइट के ज़रिए यूनिवर्स को समझने की कोशिश की है, असल में यूनिवर्स इतना नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा क्या है, बड़ा है। हमने चूंकि समझा है कि असल में कि यूनिवर्स क्या है, इसका जो डायमीटर है या इसका जो रेडियस है वो 46.5 इसका क्या है, रेडियस है, सही है। ये हमने ऑब्जर्व किया यूनिवर्स को, और इसका जो डायमीटर है वो 93 है, 93 बिलियन लाइट ईयर है। ये 46 बिलियन लाइट ईयर है और ये 93 बिलियन लाइट ईयर इसका क्या है, डायमीटर है। इसकी जो ऑब्जर्वेशन हमने की है वो 46.5 बिलियन लाइट ईयर इसका रेडियस है, और इसका जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर बनता है। असल में ये जो हमने ऑब्जर्व किया है इस यूनिवर्स को थ्रू लाइट ईयर्स, असल में यूनिवर्स इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, सही। असल में जो यूनिवर्स है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये उम्मीद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए। वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो देखो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा जो यूनिवर्स है, यहाँ पे देखो जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है ये क्या है, इसमें जितने भी स्पेस है, टाइम है, मैटर है, और इसी के साथ साथ एनर्जी है, और जितना भी फिजिकल लॉ है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है, इसको क्या कहते हैं, असल में यूनिवर्स कहते हैं, सही है। और इसी के साथ साथ हमने जो ऑब्जर्व किया है, सही, जितना भी देखा है या लाइट ईयर से यूनिवर्स को समझने की कोशिश की है, ये तकरीबन इसका जो रेडियस है वो 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, और जो डायमीटर है इसका वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, सही है। लेकिन अगर असल में हम देखें, हम आज तक यूनिवर्स का हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाए, मतलब यूनिवर्स इस हद तक बड़ा है कि जितना हमने ऑब्जर्वेशन किया है हम ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि यूनिवर्स आखिरकार कितना बड़ा है। आपको पता है यूनिवर्स हर सेकंड में एक नए स्टार को जन्म देता है, एक नए स्टार को क्रिएट करता है, सही है। जितना यूनिवर्स हमने ऑब्जर्व किया है ये वोल यूनिवर्स के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तमाम जो वोल यूनिवर्स है ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। हम बस सिर्फ वो देखते हैं जो रोशनी हमें दिखाना चाहते हैं, सही है। हम वो देखते हैं जो रोशनी हमें दिखाना चाहती है। अगर रोशनी गायब होगी तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो देखो, अभी यूनिवर्स को तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि यूनिवर्स क्या है, इसमें क्या क्या है, कितना हमने इसमें ऑब्जर्व किया है कि इसमें ये कितना फैल रहा है। हमने जितना आज तक ऑब्जर्व किया है कि इसका जो रेडियस है वो 46.5 टू रेडियस है, और इसका जो डायमीटर है वो है 93 बिलियन लाइट ईयर्स। तो इसको हमने समझा है, ये ऑब्जर्व किया है इस यूनिवर्स को, लेकिन असल में यूनिवर्स इतना नहीं है जितना हमने ऑब्जर्व किया है। और इसी के साथ साथ हम यूनिवर्स में सिर्फ वो देखते हैं जो लाइट हमें दिखाना चाहती है, वो नहीं देख पाते हैं जहाँ तक हमारी वहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँच सकती कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब हम समझेंगे कि असल में जो बिग बैंग है इसका ओरिजिन क्या है, हमारी यूनिवर्स कितनी पुरानी है। हमारी यूनिवर्स तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है।
13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। सही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक जो हमारी यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। सही है। और इसी तरह हर चीज़ जो हमारी कायनात में मौजूद है, चाहे वो मैटर हो, एनर्जी हो, स्पेस हो, टाइम हो, और इसी के साथ साथ ये जितनी भी चीज़ें हैं, सही, हर चीज़ जो मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, टाइम है, ये सब क्या हुआ, ये सब एक पॉइंट पर जमा होना शुरू हो गया था। हमारी कायनात का वजूद से पहले, बिग बैंग से पहले, ये सब चीज़ें एक चीज़ पे एक जगह पर कंडेंस होना शुरू हो गए, एक पॉइंट पर आना शुरू हो गए, और इससे एक सुपर हॉट, सुपर डेंस पॉइंट बन गया। सही है। मतलब हमारी कायनात बिग बैंग से पहले जितना भी कुछ चीज़ें अगर हमारे यूनिवर्स में उससे पहले मौजूद थे, तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने क्या किया, एक पॉइंट पर आना शुरू कर दिया, एक पॉइंट पर आना शुरू कर दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होने लगा, और इसमें बहुत बड़े बड़े वेव्स बनने लगे। जब ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और बहुत डेंस हो गए, ये बहुत सुपर हॉट हो गया, बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना, ये बहुत हीट, ट्रिलियंस ऑफ टेम्परेचर इसका हीट जो है ना वो बढ़ गया, और इस पॉइंट को सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? मतलब हर चीज़, चाहे मैटर हो, एनर्जी हो, स्पेस हो, टाइम हो, स्टार्टेड फ्रॉम वन टीनी। सही है। ये सब चीज़ें किस चीज़ से शुरू हो गए? सिर्फ एक छोटे पॉइंट से शुरू हो गए। सही है। इस छोटे पॉइंट का था, मतलब हमारे यूनिवर्स में एक पॉइंट था, वो एक जगह पर इतना ज़्यादा कंडेंस हो गया, और इतना इसका टेम्परेचर ट्रिलियंस ऑफ टेम्परेचर जो है ना इसका बढ़ गया था, और इसको क्या कहते हैं? सिंगुलरिटी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अचानक इसमें क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। सही है। इसमें क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। एकदम से क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। जब एक्सप्लोजन हो गया, तो ये एनर्जी जितनी भी यहाँ से रिलीज हुई, वो हमारी यूनिवर्स में क्या हो गया? फैलने लगा। जितना भी स्पेस है वहाँ पर ये एनर्जी फैलने लगा। सही है। एक्सपेंड होने लगा। सही है। इस मोमेंट को क्या कहते हैं? ये जब ये एक पॉइंट पर आके कंडेंस हो गया और बहुत सुपर हॉट हो गया, अब इस स्पॉट को क्या कहते हैं? बिग कंडेंस हो गया, पर एकदम से जो है ना इसमें एक एक्सप्लोजन हो गया बहुत बड़ा, और उसके बाद ये एनर्जी स्पेस में फैलने लगा। सही है। क्या हो गया? फैलने लगा। इस चीज को क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। दिस मोमेंट इज कॉल्ड द बिग बैंग। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये एक्सप्लोजन क्या था? यूनिवर्स के बनने का क्या था? शुरुआत शुरू हो गया। अब जब ये जो एक्सप्लोजन हो गया, इसका जो इको है, इस बिग बैंग का जो इको है, वो आज भी माइक्रोवेव्स रेडियो सिग्नल में क्या करते हैं? हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सही। उम्मीद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसे पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, यूट्यूब व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलती रहे। द कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। और इसी तरह टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन करो, @ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, ताकि आपको तमाम जो नोटिफिकेशंस है वो भी मिल सके, और इसी के साथ साथ मैं जितने भी नोट्स बनाता हूँ वो भी इन चैनल पर अपलोड करता हूँ, ताकि आपको नोट्स भी आसानी से मिल सकें। तो वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो ये था हमारे पास बिग बैंग। तो बिग बैंग
चूँकि मैंने आपको समझाया, वापस रिवाइज़ कर देता हूँ। रिवाइज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा जो है ना ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग सबसे पहले हर चीज़ जो बना है, चाहे वो मैटर हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे स्पेस हो, चाहे टाइम हो, ये सब एक ही सिंगल एक टीनी पॉइंट से शुरू हुआ। सही है? यहाँ पर एक टीनी पॉइंट था, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा कंडेंस होने लगा था। सही है? ये बहुत ज़्यादा कंडेंस और डेंस पॉइंट था, इसको सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। इस टीनी डेंस और सुपर हॉट पॉइंट में एकदम से क्या हो गया, सडनली एक्सप्लोडेड हो गया। तब क्या हुआ, ये इसने फैलना शुरू किया और जब इसने फैलना शुरू किया तो यह हमारे स्पेस में फैलने लगा, जिसको क्या कहते हैं, द बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। सही है? और इस एक्सप्लोजन से हमारा जो यूनिवर्स है इसका बनना शुरू हो गया था। आज भी जो इको है इस बिग बैंग का, वो माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल में क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेस से। सही है? तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद जितनी भी स्टेजेस है, उस स्टेजेस में सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ तब क्या था, उसके कुछ मिनट बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद क्या हुआ, बिलियंस ऑफ साल बाद क्या हुआ, क्या क्या स्टेजेस आए थे, स्टार्स कब बने, गैलेक्सीज कब बने। अब इस पॉइंट पर हम आते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कॉस्मिक टाइमलाइन। सही है? अब देखो, जो फॉर्मेशन है, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, जब बिग बैंग हुआ उसके कुछ ही मिनट बाद क्या हो गया, बेसिक पार्टिकल्स बनने लगे। मिसाल के तौर पर, आफ्टर द एक्सप्लोजन द यूनिवर्स वाज फुल ऑफ एनर्जी नॉट एटम्स येट। जब एक्सप्लोजन हुआ उस टाइम तक कोई भी जो है ना वो मैटर था ही नहीं, सिर्फ एक चीज था, उसको कहते हैं एनर्जी। सही है? जब एक्सप्लोजन हुआ तब कुछ भी नहीं बना था, ना कोई एटम था, ना कोई दूसरा चीज था, सिर्फ एक चीज था स्पेस में, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सिर्फ एनर्जी था। ये कब की बात है, जब बिग बैंग हुआ उसके फ्यू सेकेंड में सिर्फ एनर्जी ही फैलनी शुरू हो गई थी। अब वक्त जब गुजरा थोड़ा बहुत, तो जब ये थोड़ा सा ठंडा होने लगा, स्लाइटली कूल्ड, जब ये ठंडा होने लगा तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बिगेन टू फॉर्म। सही है? बिग बैंग के फौरन बाद सिर्फ एनर्जी फैल गई। उसके बाद जब थोड़ा सा जो है ना ये ठंडा होने लगा, तब क्या होगा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए, जिनको क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बनने लगे। अब यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह जो है ना, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस चीज़ के, हमारे मैटर्स के। जितने भी हमारे कायनात में जो मादाम जिसे कहते हैं मैटर, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, जाहिर है प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये फॉर्म होना शुरू हो गया किस चीज़ के बाद, बिग बैंग के कुछ ही मिनट बाद। आगे देखो, अब क्या हो गया, जब बिग बैंग हुआ उसके तकरीबन 3,80,000 साल बाद, 3,80,000 बाल बिग बैंग के बाद क्या हुआ, एटम्स बनने शुरू हो गए। सही है? कैसे? जब यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हो गया, काफ़ी ठंडा हो गया, उसमें क्या बनने लगे, प्रोटॉन्स बनने लगे, इलेक्ट्रॉन्स बनने लगे। अब ये दोनों चूंकि कुछ ही मिनट बाद बिग बैंग के कुछ ही मिनट में ये बनने लगे। अब जब काफ़ी हद तक यूनिवर्स ठंडा हो गया, तब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इन्होंने क्या किया, कम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने कम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने पहले एटम बनाना शुरू कर दिया जिसको कहते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम बनाना शुरू कर दिया। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने कम्बिनेशन शुरू कर दिया और इससे क्या बनाना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन एंड
हीलियम बनाना शुरू कर दिया। सही है। देखो, लाइट वाज फाइनली एबल टू ट्रेवल फ्रीली। जब बिग बैंग हुआ तब क्या हुआ, उसमें पहले तो एनर्जी फैल गई, उसके बाद जो है ना पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए, पार्टिकल बनने के बाद जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम बन गए उन पार्टिकल से। अब यहाँ पर जो है ना लाइट है उनको सफ़र करने का या मूव करने का क्या हो गया, आखिर मौका मिल गया, जैसे सही फ्रीली मूव करने लगी। ये कैसे हुआ, ये लाइट जो है ना इन्होंने ट्रेवल कैसे किया। अब देखो, ये तब हुआ जब माइक्रोवेव रेडिएशन बनने शुरू हो गए। माइक्रोवेव जो है ना बैकग्राउंड में जब माइक्रोवेव रेडिएशन फॉर्म्ड होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रोशनी जितने लाइट्स है वो फ्रीली ट्रेवल उन्होंने शुरू कर दिया था। जो सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे पुरानी लाइट है, स्कॉलर्स लिखते हैं वो सबसे पुरानी लाइट अब तक हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सही है, अब तक हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसके मैंने कहा था, जब कोई चीज़ बहुत मतलब 15 बिलियन साल पहले, लाइट ईयर पहले जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो मतलब वो बहुत पुरानी चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है, नई चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से हम ये रोशनी, ये जो लाइट है जो सबसे पहले थी, वो आज भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, आपको नज़र आ रहा है कोई पार्टिकल में, जो यूनिवर्स में जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन हो गए, जो प्रोटॉन हो गए, इनसे हीलियम न्यूक्लियस और हीलियम बनना शुरू हो गया। इसी तरह जो है ना इनसे हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया। इसका जो है ना हीलियम और हाइड्रोजन इनका क्या हो गया, बनना शुरू हो गया। तो ये वो पहले एटम्स थे जो बिग बैंग के बाद बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखो, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, पार्टिकल्स बनने शुरू हो गए। कुछ मिनट बाद 3,80,000 साल बाद क्या एटम्स बनने लगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम बनने लगे। उसके तकरीबन 3,80,000 से 100 मिलियन ईयर्स तक, 3,80,000 साल से लेकर 100 मिलियन साल तक जो यूनिवर्स है वो एक डार्क एज में था। क्या था, बहुत ही डार्क था। सही है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये जो बिग बैंग हुआ, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी फैलनी शुरू हो गई थी। समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल बनने लगे। पार्टिकल बनने के बाद यहाँ पर एटम बनने लगे। सही है, एटम बनने के बाद तकरीबन 3,80,000 से 100 मिलियन साल तक यहाँ पर क्या था, सिर्फ डार्क एज था। अब डार्क एज कौन सा एज है, इसमें क्या होता था, इसमें कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पर न स्टार्स बनते थे, न गैलेक्सीज बनती थी, कुछ भी नहीं बनता था। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना। सही है, जब हीलियम वगैरह बने यहाँ पर और कुछ नहीं था। इस डार्क एज में सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस ही मौजूद थे, और बहुत ही थोड़े वेरिएशन, जो डेंसिटी वेरिएशन है वो यहाँ पर डार्क एज में आपको मौजूद थी। सही है। और इसके बाद जो पॉइंट है वो है री आयोनाइजेशन एरिया। ये री आयोनाइजेशन एरिया कौन सा एरिया है, ये तकरीबन 100 मिलियन से फिर 1 बिलियन ईयर्स तक ये दौर था। वो 3,80,000 से 100 मिलियन तक डार्क एज था। अब 100 मिलियन से तकरीबन 1 बिलियन ईयर्स तक यहाँ पर एक एज शुरू होता है, या एक एरिया, एक टाइम शुरू होता है, जिसको कहते हैं री आयोनाइजेशन एरिया। अब री आयोनाइजेशन एरिया में क्या हुआ, सबसे पहला जो स्टार्स है और गैलेक्सीज है वो बनने शुरू हो गए। जो सबसे पहले जो स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, इस 100 मिलियन से 1 बिलियन तक बनने लगे। और इसी तरह होते होते द यूनिवर्स बिकेम फील्ड विद लाइट वंस मोर। और जब ये स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगे तो डार्क एज से दोबारा जो है ना यूनिवर्स में रोशनी पैदा होना फिर से शुरू हो गया था। अगर आप डायग्राम को देखो, बिग बैंग हुआ, एनर्जी और एटम बनने शुरू हो गए, डार्क एज शुरू हो गया। सही है, देखो ये हाइड्रोजन और हीलियम शुरू हो गया, और फिर डार्क एज था जिसमें बहुत अक्सर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर पहला स्टार बनना
स्टार्स और गैलेक्सीज बनने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर स्टार्स और गैलेक्सीज बनना कब शुरू हो गया? 100 मिलियन से 1 बिलियन ईयर्स तक यहाँ पर पहले स्टार और पहले जो गैलेक्सीज हैं सबसे ओल्ड वो बनने शुरू हो गए थे। सही, ये कौन सा एरिया है? ये री आयनाइजेशन का एरा है। अगर हम आगे बढ़े तो देखो गैलेक्सी फॉर्मेशन एरा ये कब है? ये 1 बिलियन से 9 बिलियन ईयर्स तक। सही है, 1 बिलियन से 9 बिलियन तक फिर जो है ना गैलेक्सीज बनने शुरू हो गए। सही है, इसमें क्या हो गया? ये वो एरिया है जिसमें गैलेक्सी से फिर क्लस्टर से फिर सुपर क्लस्टर्स क्या हो गया? बनने लगे। किस वजह से? ग्रेविटी के जरिए। अब यहाँ पे देखो गैलेक्सीज को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे स्टार, आप गैलेक्सी को पहले समझने की कोशिश करो, जब बहुत सारे स्टार्स मिल जाए एक साथ, इसको क्या कहते हैं? इसको गैलेक्सी कहते हैं। समझ आ गया? अब देखो जब बहुत सारे गैलेक्सीज एक साथ मिल जाए, सही है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। सही है, अब जब बहुत सारे क्लस्टर्स, सही है, जब बहुत सारे क्लस्टर्स एक साथ मिल जाए तो उससे क्या बन जाता है? सुपर क्लस्टर बन जाता है। समझ आ गया? गैलेक्सी से स्टार से गैलेक्सी बनी, सही है, स्टार से गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी से क्लस्टर्स बने, क्लस्टर से फिर क्या बना? सुपर क्लस्टर बना। ये किस एरिया में बना? ये बना 1 to 9 बिलियन ईयर्स में, बिग बैंग के बाद। सही है, तो इसमें क्या होता था? जो एलिमेंट से, जो भारी हेवियर एलिमेंट से, हाइड्रोजन और हीलियम से जो हेवियर एलिमेंट्स थे, उनसे क्या बनना शुरू हो गया? उनसे स्टार बनने शुरू हो गए, जैसे कि स्टेरर न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये स्टार बनने के अमल को स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। सही है, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम से जो हेवियर जितने भी एलिमेंट्स है उससे क्या बनने शुरू हो गए? स्टार्स बनने शुरू हो गए। अगर यहाँ पे आप देख लो, बिग बैंग हुआ, सही है, उसके बाद जो एरिया है वो आपको नजर आ रही है, सही है, उसके बाद जो है ना एटम बनने शुरू हो गए थे 3,80,000 के बाद। उसके बाद आयनाइजेशन शुरू हो गया, जिसमें क्या था? पहले स्टार जो और पहले जो गैलेक्सीज है जो सबसे ओल्डेस्ट, वो बनने शुरू हो गए। उसके बनने के बाद गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, ये सब बनने शुरू हो गए थे। उम्मीद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर या पॉइंट को आप समझ रहे हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करूं। और अगर कोई पॉइंट हो या कोई ऐसा कंफ्यूजन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में बता सकूं। और साथ साथ जो मेरा जो है ना व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई मसला हो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सोलर सिस्टम एरा। सही है, क्या हुआ? बिग बैंग हुआ, एनर्जी फैली, पार्टिकल्स बने, एटम्स बने, एटम्स के बाद फिर डार्क एरा आता है। डार्क एरा के बाद जो है ना फर्स्ट स्टार गैलेक्सीज बनती है। फर्स्ट स्टार्स गैलेक्सीज के बाद जो है ना फिर वो गैलेक्सीज, क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स वगैरह बनते हैं। उन क्लस्टर के बाद जो है ना फिर सोलर सिस्टम तक हम आ जाते हैं। फिर उन क्लस्टर में ज़ाहिर है फिर गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम तक हम आ जाते हैं। अब सोलर सिस्टम कब बना हमारा? वो बना 9 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। सही है, बिग बैंग के 9 बिलियन साल बाद जो है ना क्या हुआ? तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है ना वो हमारा सोलर सिस्टम बना। सही है, जिसमें क्या आता है? हमारा सन आता है और सोलर सिस्टम बना। अब क्या बना? जो डेब्रीज है, जो जितने भी स्टार्स के डेब्रीज है, स्टार्स के
उससे क्या बना, हमारा सोलर सिस्टम बना। जो हमारे कायनात में या हमारे जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी स्टार्स वगैरह हैं उनकी डेब्रीज से हमारा क्या बना, हमारा सोलर सिस्टम बना। और जो अर्थ है वो तकरीबन 4.5, अक्सर हम कहते हैं 4.54 बिलियन ईयर्स एगो जो है ना हमारा अर्थ बना था। समझ आ गया, क्या बना था, हमारा अर्थ। सही है। हमारी जो क्या है सोलर सिस्टम में वो तकरीबन 9 बिलियन ईयर्स जो है ना बिग बैंग के बाद बना। और जो हमारा अर्थ है वो 4.54 बिलियन ईयर्स एगो बना। अक्सर हम जो है ना शॉर्ट में हम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो भी इसे कहते हैं। उम्मीद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारे पास मॉडर्न एरिया आता है। सही है। पहले से बिग बैंग से लेकर जो दरमियान की एजेस है, फिर हमारे पास हमारा ये मॉडर्न एरिया आता है। सही है। कौन सा एरिया आता है, हमारा ये मॉडर्न एरिया आता है, जिसमें ये एरिया तकरीबन हमारे, अगर कोई आपसे पूछ ले या एग्ज़ाम में आपसे कोई पूछ ले, पेपर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, तो आप सिंपली लिख लेना 13.8 बिलियन। सही है। हमारा यूनिवर्स जो है ना 13.8 बिलियन पुरानी है। और हमारी जो सोलर सिस्टम है, जो हमारे अर्थ है, वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सही है। ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। सही है। अब देखो हमारे मॉडर्न एरिया में क्या हुआ था, जो गैलेक्सीज है वो फैलने लगी। सही है। गैलेक्सीज है वो फैलने लगी, क्लस्टर बने। अब हमारी यूनिवर्स जो है ना इस पॉइंट से शुरू हो गया, पहले इस तरह जा रहा था। सही है। अब मॉडर्न एरिया में ये इस तरह फैलने लगा, इस तरह फैलने लगा, इस तरह फैलने लगा, जिसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा गया। बिग बैंग हुआ, बिग में से छोटा था, फिर बड़ा होते 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 मॉडर्न एरिया में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज भी जब जो हमें नज़र आता है, असल में जो यूनिवर्स है हमारा, वो हमारी सोच के हद से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारा जो यूनिवर्स है। इसी तरह आगे देखो, द यूनिवर्स एक्सपेंशन इज एक्सेलरेटिंग ड्यू टू डार्क एनर्जी। सही है। हमारी जो कायनात है उसमें डार्क एनर्जी भी मौजूद है। यही वो वजह है, ये डार्क एनर्जी ही वो वजह है जो हमारे यूनिवर्स को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, फैला रहा है। ये यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स क्या है, पुरानी है। सही है। तो हमारे लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अब यहाँ पर मज़ीद आ जाओ। मैंने कहा था कि जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल द कॉम्पिटिटिव माइंड सेट, इसको ज्वाइन करो ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहें। और ये जो नोट्स है ये भी मैं उसी व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करता हूँ, ताकि आप अगर दोबारा स्टडी करना चाहो तो आपको ये नोट्स भी आसानी से मिल सके। और इसी तरह टेलीग्राम पर मेरा चैनल है @the competitive mindset। इसको ज्वाइन करो ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो भी मिलती रहे और नोट्स वगैरह भी आपको मिलते रहे। और हाँ, मुझे ये भी बताओ कि क्या मैं पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का सेशन भी स्टार्ट करूँ या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बात है। वो भी हम इसी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तकरीबन हमारी हर वीडियो 50 से 60 मिनट तक लंबी रहेगी। अब ये मसला नहीं कि वीडियो कितनी लंबी जाती है, मसला ये है कि आपको कितनी डिटेल में चीज़ें मिल रही हैं। ये चीज़ें आपको ना आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा है और ना ही आपके एग्ज़ाम से कम है। अगर आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ते हो, इन कंसेप्ट्स को एक बार समझते हो, तो दोबारा आपको इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ एक बार में ही बैठ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।